हेलो बच्चों, गुरुकुल क्लास 9th में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 9th में संख्या पद्धति के अंतर्गत एक्सरसाइज 1.2 पढ़ने वाले हैं। तो 1.2 के अंतर्गत अपरमय संख्या के बारे में पढ़ेंगे और पिछला जो एक्सरसाइज था 1.1 उसमें परमय संख्या के बारे में जाने थे। और यह एक्सरसाइज बहुत छोटा एक्सरसाइज है, इसलिए इसमें कुछ डिफिनीशन के साथ हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि बिना डिफिनीशन के सवाल समझ में आएगा नहीं। तो चलिए हम लोग पहले इसमें अपरमय संख्या क्या होता है उसको समझेंगे और वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं यह समझेंगे, और इसी के आधार पर इन सभी का सत्य और असत्य जो है जानना आसान हो जाएगा और कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। तो चलते हैं अपरमय संख्या क्या होता है इसकी परिभाषा से। तो हम लोग जानते हैं कि अपरमय संख्या क्या है, एक तरह का वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या क्या होता है अभी तुरंत समझाते हैं कि वह वास्तविक संख्या जिसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, जहां P और Q पूर्णांक हो और Q नॉट इक्वल टू 0 हो, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे √2, √3, √5, यहाँ तक कि पाई भी जो है अपरमेय संख्या है। अब जितनी भी अपरमेय संख्याएं होती हैं वे शांत नहीं हो सकती है। शांत का मतलब है कि डिवाइड करेंगे तो पूरा पूरा डिवाइड नहीं होगा। तो जो पूरा पूरा डिवाइड नहीं होता है, जिसका शेषफल शून्य नहीं आता है, जिसका शेषफल शून्य आ जाए वह शांत हो गया। और जिसको भागा दिए और भागा देने के बाद सेम नंबर रिपीट हो रहा हो, माने कह सकते हैं अनवसानी आवर्ती। जैसे 1/3 है, इसको डिवाइड करिएगा तो 0.333333 यही चीज़ आते जाएगा। तो इसको क्या करते हैं 0.3 रेकरिंग के रूप में कर देते हैं, टर्मिनेटिंग के रूप में। तो ऐसे संख्याएं भी क्या हैं, परमय संख्याएं हैं। तो यह अपरमय संख्या जो होता है न शांत होता है। शांत मतलब जैसे 1/2 है तो 2 से 1 में भागा देंगे तो 0.5, मतलब यह पूरा पूरा कट जाएगा। तो ऐसे संख्याएं शांत कहलाती हैं। तो शांत संख्याएं परमय संख्या होती हैं। अनवसानी जो है आवर्ती, जो ऐसा रिपीट वाला संख्याएं होते हैं, ये भी अपरमय संख्या होती हैं। लेकिन √2, ठीक है, या पाई या रूट, ये सब अपरमय संख्या हैं। जैसे √2 का वैल्यू क्या है, √2 क्या है, अपरमय संख्या है। इसको जब डिवाइड करिएगा तो देखिए इस तरह से आएगा, और इसमें कोई भी संख्या की पुनरावृत्ति नहीं हो रहा है कि इन्हें कि यहाँ तक जाने के बाद फिर यही संख्या रिपीट हो रहा है, ऐसा नहीं है। तो ये सभी संख्याएं जो √2 का वैल्यू इतना है, देखिए यह कंटिन्यू अनंत तक चल जा रहा है, तो यह √2 भी अपरमय संख्या है। पाई भी देखिए, पाई का वैल्यू 3.14 ये सब है, और यह डिवाइड करिएगा तो यह भी संख्या इस तरह से कंटिन्यू आगे बढ़ते चल जाएगा। इसमें भी कोई संख्या की पुनरावृत्ति माने रिपीट नहीं हो रहा है कि इस संख्या के बाद फिर वही संख्या आने लग रहा। तो पाई भी अपरमय संख्या में आता है। यदि आपसे पूछता है कि पाई परमय संख्या है कि अपरमय संख्या, तो आपको बोलना है कि पाई अपरमय संख्या है। तो इस तरह से हम लोग समझ गए। अब हम लोग समझेंगे वास्तविक संख्या। तो जानते हैं कि परमय जितने भी परमय संख्या है और अपरमय संख्या जितने भी हैं, इन सभी संख्याओं को मिला दीजिएगा तो सबको मिलाने से वास्तविक संख्या होता है।
मतलब वास्तविक संख्या में परमेय संख्या भी शामिल है, अपरमेय संख्या भी शामिल है। ठीक है, मतलब परमेय संख्या वास्तविक संख्या हो सकता है, अपरमेय संख्या वास्तविक संख्या हो सकता है, दोनों को मिला दीजिएगा तब वो वास्तविक संख्या होगा। लेकिन वास्तविक संख्या, ठीक है, वास्तविक संख्या जो है में केवल अपरमेय संख्या नहीं होगा, परमेय संख्या भी होगा, या वास्तविक संख्या में परमेय संख्या ही नहीं अपरमेय संख्या भी होगा। तो इसी से रिलेटेड आपका क्वेश्चन है। अब आपको क्वेश्चन का आंसर सत्य असत्य समझने में आसान होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन कहता है एक्सरसाइज का फर्स्ट का कहता है कि नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। ठीक है, तो चलते पहले गए। प्रत्येक अपरमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो अभी बताए थे कि जितना भी परमेय संख्या है वो भी वास्तविक संख्या है, जितना भी अपरमेय संख्या है सभी वास्तविक संख्या है। इसलिए यह क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। यह क्या होगा, सत्य कथन है। ठीक है, दूसरा आइए, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु, जो संख्या रेखा होता है कोई भी संख्या रेखा, मतलब कि 0 हुआ, 0 से इधर -1 हो गया, -2 हो गया, इधर 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, इसी तरह से संख्या रेखा पर सब रहता है। फिर रूट में भी होता है। तो इसमें कहता है कि इस क्वेश्चन की संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु अंडर रूट m के रूप का होता है, जहाँ m एक प्राकृतिक संख्या है। ठीक है, m क्या है, प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या जानते हैं कि 0 से चालू होता है। प्राकृतिक संख्या कहाँ से चालू होता है, 0 से चालू होता है। सॉरी, प्राकृतिक संख्या जो है 1 से चालू होता है, पूर्ण संख्या 0 से शुरू होता है। तो ये आपको प्राकृतिक संख्या जितनी भी है, √1 है तो 1 होगा, √2 है तो जानते हैं कि अपरमेय संख्या होता है, √3 भी अपरमेय संख्या, √4 है तो जानबे करते हैं कि 2 आता है। तो यहाँ पर कहता है कि इस बिंदु के रूप में जहाँ m एक प्राकृतिक संख्या है, तो संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु अंडर रूट के रूप में होता है। तो अंडर रूट के रूप में तो होगा, लेकिन इधर वाला होगा। ठीक है, 0 के बाद जितनी भी संख्याएं हैं ये सब अंडर रूट में होगा, लेकिन 0 के इधर की जो संख्याएं हैं जो नकारात्मक है वह अंडर रूट, जैसे -2 है तो अंडर रूट -2 नहीं होगा। ठीक है, अंडर रूट -2 नहीं होगा। ठीक है, तो नकारात्मक जो ऋणात्मक वैल्यू होते हैं वो अंडर रूट 2 के रूप में नहीं होते हैं। इसलिए यह कथन जो होगा वह असत्य होगा। तीसरा है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरमेय संख्या होती है। तो प्रत्येक वास्तविक संख्या, ठीक है, अपरमेय संख्या नहीं होता है, क्योंकि अपरमेय संख्या जितने भी रूट वाले हैं सब अपरमेय संख्या हैं, लेकिन बिना रूट वाले परमेय संख्या होते हैं। तो वास्तविक संख्या कह रहा है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या, जैसे 2 है तो वास्तविक संख्या है लेकिन अपरमेय संख्या नहीं है, 3 है वास्तविक संख्या है लेकिन अपरमेय संख्या नहीं है। तो इसलिए यह भी कथन असत्य है। ठीक है, अब अगला प्रश्न है सेकेंड कहता है क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरमेय होते हैं। तो जितने भी धनात्मक पूर्णांक है उसका वर्गमूल अपरमेय नहीं होते हैं। यदि नहीं तो ऐसी एक संख्या को वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परमेय संख्या है। तो हम बता चुके कि जितना भी धनात्मक मतलब 1 से 1, 2, 3, 4, 5 ये सब धनात्मक संख्याएं हैं। ठीक है, और सभी धनात्मक संख्या जो है अपरमेय संख्या नहीं होता है, क्योंकि यह सब धनात्मक है लेकिन परमेय संख्या है, अपरमेय नहीं है। तो उदाहरण के रूप में कह रहा है कि कोई एग्जाम्पल के रूप में हमको बताइए, उदाहरण के रूप में। तो उदाहरण के रूप में ले लीजिए, √4 है तो √4 का वर्गमूल क्या होता है, 2 होता है। तो इसे आप देखिए यह परमेय संख्या है। ठीक है, क्या है यह परमेय संख्या। उसी √9 है तो 9 का क्या हो गया, 3 हो गया, 3 भी परमेय संख्या है। तो कह रहा है कि उदाहरण दीजिए। तो एक उदाहरण में आपको √4 हो गया, एक √9 हो गया, 2 उदाहरण दे दिए। थर्ड क्वेश्चन कहता है कि दिखाएं कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। तो संख्या रेखा पर √5 को निरूपित करने के लिए आपको कंपास की ज्योमेट्री बॉक्स की ज़रूरत पड़ेगा, उसी की सहायता से यह बनेगा। तो चलिए इसको भी हम समझा देते हैं कि √5 को संख्या रेखा पर कैसे दिखाया जाता है। तो देखिए यहाँ पर आपको दिखाया है इस तरह के मेथड से। ठीक है, किताब में जो है इस तरह से मेथड से दिखाया गया है।
रूट को है जो यहाँ पहला है, यह जो पहला आया है P पॉइंट पर, या P पॉइंट पर √2 का वैल्यू है। इसी का आगे बढ़ जाइएगा तो √3 का वैल्यू है। इसी का और आगे बढ़िएगा तो √4 का वैल्यू आएगा जो यहाँ पर आएगा। और √5 के लिए फिर यहाँ 90 डिग्री का कोण बना के करिएगा तो √5 का वैल्यू इसके थोड़ा सा आगे चला जाएगा। ठीक है, तो एक इस विधि से बुक में दिखाया गया है, लेकिन आपको हम बहुत ही आसान विधि से इस सवाल को सिखा देते हैं, क्योंकि √5 के लिए आपको पहले तो इतना बनाना होगा, √2 के बनाना होगा, √3 के बनाना होगा, तब भी √4 के बनेगा, फिर √5 के बनेगा, तब आपको ऐसा होगा। लेकिन आपके लिए हम सबसे आसान विधि बता दे रहे हैं, इस विधि से बनाइएगा, आपका सवाल तुरंत बन जाएगा। ठीक है, तो संख्या रेखा पर चलिए हम लोग √5 को दिखाते हैं, तब फिर एग्जाम्पल का ये जो सवाल है इसको बनाएंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 समझते हैं। तो देखिए स्केल का सही है 1 2 3 4 5, इसको ना लेकर के इसका इस साइड वाला ले लेते हैं। थोड़ा सा डिस्टेंस दूरी थोड़ा सा अधिक रहने के लिए ऐसा हम लोग कर रहे हैं। तो क्या करेंगे कि एक ऐसा दूरी लेंगे, एक संख्या रेखा खींचते हैं और इस संख्या रेखा में 1 के जगह पर 1 दे देते हैं, 2 के जगह पर 2 दे देते हैं, 3 के जगह पर 3 रहेगा, इस तरह से रहेगा। लेकिन हमको ज़रूरत यहीं तक है। यहाँ पर आओ, स्केल को पलट करके वैल्यू लिए, देखिए एक 1 से इधर भी है 15 तक, लेकिन इसका नहीं लेकर के इधर बड़ा वाला जो स्केल का वैल्यू है उसको ले रहे हैं। मतलब इतना को हम 1 यूनिट मान रहे हैं। इसको यहाँ से 2 यूनिट, यहाँ से 3 यूनिट। ठीक है, 1 2 3 हो गया। अब आप चाहिएगा तो यहाँ पर 0 हो गया आपका, यहाँ 1 हो गया, यहाँ 2 हो गया, यहाँ 3 हो गया। अब क्या करेंगे, आपको √5 को दिखाना है। √5 को दिखाना है संख्या रेखा पर। कैसे दिखाएंगे और क्यों ले रहे हैं वैल्यू आप समझ लीजिए। √5 का मतलब क्या है, √5 को यदि हम तोड़ देंगे, √5 को तोड़ देंगे तो क्या आएगा, ठीक है, रूट माने 4 + 1 कर देंगे, √5 हो जाएगा। और इसको अलग अलग कर दीजिए, √4 और प्लस √1। √4 का तो 2 हो जाएगा और √1 का 1 हो जाएगा। इसीलिए क्या करेंगे कि एक 2 सेंटीमीटर लेंगे, एक 1 सेंटीमीटर लेंगे। ठीक है, तो √5 को दिखाने के लिए, क्योंकि 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो इसलिए 2 का स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर 1 मतलब 5 हो जाएगा। तो इसलिए 5 के लिए हम लोग एक 2 सेंटीमीटर इधर से इधर 2 सेंटीमीटर लेंगे और इधर जो 90 डिग्री का एंगल बनेगा 1 सेंटीमीटर लेंगे। ठीक है, यह दूसरा मेथड है और बहुत ही आसान मेथड है। तो चलिए समझ में आ गया होगा 2 क्यों लिए हैं, 1 क्यों लिए हैं, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 और 4 जोड़ देंगे तो 5 हो जाएगा। तो इसलिए √5 को दिखाने के लिए ऐसा विधि ले रहे हैं। तो चलिए 2 के पास क्या करेंगे, 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। ठीक है, 2 के पास 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। तो चलिए 2 के पास हम लोग क्या करेंगे, 90 डिग्री का एंगल बना देंगे। चलिए हो गया। इसके बाद क्या करेंगे, 90 डिग्री कैसे बनता है आपको पता ही है कि पॉइंट हुआ, इस पॉइंट से एक बार ऐसे काट दीजिए, 60 डिग्री आ जाएगा। इसके बाद चलिए एक चाप ले लिए, चाप के बाद जब ऐसे काटेंगे तो ये जानते हैं कि 60 डिग्री का एंगल आता है पहला बार में, 60 आएगा, फिर 60 से आगे काटिएगा, या जो 60 है ये 60 से आगे काटिएगा तो 120 आ जाएगा। ठीक है, और 120 और 60 दोनों के पास, पहले 120 के पास रखे हैं, इसके ऊपर में काट दिए, और 60 के पास फिर देखिए यहाँ रख दिए हैं, 60 से आपको इस तरह से ऊपर काट दिए, तो यह हो गया आपको 90 डिग्री। ठीक है, तो 90 डिग्री का एंगल बन गया। अब 90 को पहले आप लोग क्या करेंगे, स्केल से आपको सीधा खींच देंगे। चलिए इसको स्केल से सीधा खींच देते हैं। 90 डिग्री बन चुका है। ये 90 को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से 2 से और ये जो 90 का ऊपर कटा हुआ से दोनों को मिला करके ये लंबा लाइन ऐसे खींच देंगे। ठीक है, यह 90 डिग्री एंगल हो गया। अब क्या करेंगे यहाँ पर कि 1 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक 2 सेंटीमीटर ले। अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ आपका 1 है, ठीक है, ये 1 है, तो ये 1 को 2 के पास ले जाते हैं और 1 सेंटीमीटर मतलब 1 यूनिट का वैल्यू यहाँ ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक 1 है तो 1 यूनिट का वैल्यू यहाँ तक ले लिए। ठीक है, और जब यहाँ ले लिए तब इस पॉइंट को और यहाँ 0 का जो पॉइंट है, दोनों पॉइंट से स्केल को मतलब कंपास को फैला देंगे, यहाँ से यहाँ तक देख लीजिए। ठीक है, देख लिए यहाँ 0 पास है और यहाँ पर जो अभी 1 सेंटीमीटर लिए हैं
1 यूनिट वहाँ पर ले गए, ठीक है। और लेने के बाद अब इसको क्या करेंगे, इस तरह से इसे खींच देंगे, ठीक है। इस तरह से आपका यहाँ खींच दिए। जिस पॉइंट पर यह मिला यही पॉइंट आपका √5 है। देखिए कितना आसान था, यही पॉइंट आपका क्या हो गया, √5। तो इसी पॉइंट को आपको √5 हो गया, तो √5 को संख्या रेखा पर दिखाना है, तो इसी पॉइंट पर मिला, तो यही है पॉइंट आपका √5 का। इसको चाहिएगा तो ऐसे आप मिला भी सकते हैं और चाहिएगा तो नहीं भी मिला सकते हैं। तो आपको संख्या रेखा पर जो है √5 के, देखिए कितना आसान तरीका से मिल गया। यदि बुक के तरीका से मिलाइएगा तो बहुत थोड़ा सा भास्ट पड़ेगा, क्योंकि 2 बार पहले √2 को बनाना होगा, फिर √3 को बनाना होगा, तब √4 का, तब √5 का बनेगा। तो इसलिए 5 के लिए आपको डायरेक्ट मेथड दे दिए हैं, यह आपका सबसे आसान विधि है, ठीक है। और बहुत आसान तरीका से बन गया। पहले हम लोग क्या किए कि 2 यूनिट 3 यूनिट तक लिए, यहाँ पर 90 डिग्री का पहले एंगल बना दिए, जहाँ 90 डिग्री कटा इस पॉइंट पर कटा था, ठीक है। इस पॉइंट पर लेकर के 90 डिग्री ऐसे बना दिए, और जब 90 डिग्री हो गया तो 90 पर हम लोग क्या किए, 1 सेंटीमीटर लिए हैं, यहाँ से यहाँ तक 1 सेंटीमीटर लिए हैं, ये 1 सेंटीमीटर है। और 1 सेंटीमीटर और इस पॉइंट यहाँ जो 0 का पॉइंट है, दोनों को लेकर के और इस तरह से स्केल से इस तरह से ऐसे मिला दिए, और जहाँ जिस पॉइंट पर मिला यही √5 है। तो चलिए अब हम लोग √2 को भी सीखते हैं। चलिए, तो एग्जाम्पल जो 3 है क्वेश्चन, उस एग्जाम्पल 3 में आपको दिया हुआ है वही किसका, √2 को दिखाने के लिए संख्या रेखा पर। तो चलिए सिखा देते हैं, इसी तरह से लेंगे, लेकिन इसमें आपको ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है, बहुत कम वैल्यू में हो जाएगा, ठीक है। यहाँ 1 हुआ, यहाँ 2 हुआ, इसके आगे 3 जाएगा, तो आपका यहाँ पर तो आपका 0 हो गया, यहाँ 1 हो गया, यहाँ 2 हो गया, 3 हो गया, लेकिन आपको √2 दिखाना है। तो √2 का मतलब क्या है, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर जानते हैं कि 1 होता है, 1 का स्क्वायर भी 1 होता है, मिला देंगे तो 2 होगा। मतलब आपको √2 बनाने के लिए 1 और 1 यूनिट लेना होगा, इधर भी 1 और इधर भी 1, ठीक है। तब आपका ये √2 का वैल्यू दिखा जाएगा। तो चलिए हम लोग ले चुके हैं, तो चलिए इधर 1 ले चुके हैं, और इधर 1 लेने के लिए पहले 90 डिग्री का एंगल बनाना होगा। तो चलिए पहले 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं हम लोग यहाँ पर 1 के पास, ठीक है। देख रहे हैं यहाँ आपका दिखा रहा होगा, यहाँ पर लिए हैं 1 के पास, और 1 के पास लेकर के इस तरह से एंगल बना देते हैं। पहले तो अर्क खींच रहे हैं, हो गया। अब इसमें क्या होगा, इधर से भी करिएगा तो 60 हो जाएगा, इधर से भी लीजिएगा तब वो 60 हो जाएगा, ठीक है। और ये दोनों के बीच में यदि काट देंगे, ठीक है, यहाँ से भी लेकर के इस तरह से काट देते हैं ऊपर में, तो 90 के लिए बनना शुरू हो जाता है, ठीक है। इस तरह से यहाँ कट गया, या 90 डिग्री एंगल हो गया। अब 90 डिग्री के पास आप इस तरह से स्केल से खींच दीजिए, तो यह 90 का वैल्यू आ गया, यहाँ 90 डिग्री एंगल हो गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ इधर से 1 है तो इधर भी 1 लेंगे, क्योंकि आपको अभी देर समझा दिए हैं कि √2 के लिए 1 और 1 चाहिए, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 और 1 मिलकर 2 हो जाएगा, इसलिए इधर 1 यूनिट तो इधर भी 1 यूनिट। आइए 1 सेंटीमीटर इसमें भी ले लेते हैं, 1 यूनिट कर रहे हैं, सेंटीमीटर सॉरी। तो 1 यूनिट देखिए आपका यहाँ पर आ रहा है स्केल से, ठीक है। स्केल से 1 जो है आपका यहाँ पर आया, यहाँ पर 1 हो गया। अब क्या करेंगे, इतना लेने के बाद अब इस स्केल को E1 0 और E1 दोनों को मिला देंगे, ठीक है। अब मिला करके यहाँ पर एक अर्क ले लेंगे, चाप, अर्क मतलब चाप, और इस तरह से यहाँ देखिए आपका आ गया, हो गया। तो यह जो कट गया, यहाँ पर जिस पॉइंट पर मिला यही पॉइंट आपका √2 है। देखिए कितना आसान था। तो √2 बनाने का सबसे आसान तरीका है, ठीक है। यही तरीका आपको यूज करना है,
और इस तरीक़ा से संख्या रेखा पर आप √2 को दिखा सकते हैं। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, कक्षा के लिए क्रियाकलाप है, इसको आपको कुछ करना नहीं है, या कक्षा में प्रैक्टिस कराने के लिए, एक्टिविटी कराने के लिए है। तो यह चैप्टर में आपका यही 4 क्वेश्चन था। ये चारों क्वेश्चन आप समझ चुके होंगे। मेन रूप से आपका 3 क्वेश्चन है। एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से तीसरा क्वेश्चन ही मेन VVI है। तो इसी तरह का अगला फिर हम लोग आएंगे एक्सरसाइज 1.3 में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।